अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। रवा साल दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंगों और मुसल्लह तसादुम में इजाफे का खतरनाक रुझान देखा जा रहा है। इसी हफ्ते मशरिक़ वस्ता में ईरान इसराइल के दरमियान तारीख में पहली बार बाकायदा 12 रोज़ा जंग के बाद कुछ ही दिन पहले सीज़ फायर हुआ था। और अहम बात यह कि इस जंग में अमरीका ने भी बराह रास्त ईरान के जोहरी तनसीबात पर बमबारी की थी, जबकि पिछले महीने पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसी नौईयत की जंग हुई थी, जिसमें 4 रोज़ा लड़ाई के बाद सीज़ फायर हुआ था। अहम बात यह कि ईरान इसराइल जंग में इसराइली जारियत और अमरीकी हमले की वजह यह बताई गई थी कि ईरान एटम बम बनाने से कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है और ईरान का एटमी ताकत बनना खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। जबकि पाकिस्तान भारत की 4 रोज़ा जंग के बाद खदशात का इजहार किया गया था कि दोनों जौहरी ताकत रखने वाले ममालिक के दरमियान ये जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। इसी तरह रूस और यूक्रेन के दरमियान भी पिछले 3 सालों से जंग जारी है। इन्हीं तनाज़ात और जंगों के दौरान अब ये इंकशाफ भी सामने आया है कि दुनिया में जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं और साथ ही दुनिया भर में अस्करी अखराजात में भी तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। दुनिया भर में जौहरी हथियारों और अस्करी अखराजात में इसी इजाफे के हवाले से स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से सालाना रिपोर्ट जारी की गई है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की एटमी ताकतें अपने जौहरी हथियारों में इजाफा कर रही हैं और हथियारों की रोकथाम के मुआहदों से भी दस्तबरदार हो रही हैं। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में जौहरी हथियारों में इजाफे की वजह से इस खदशे का इजहार किया गया है कि दुनिया में जौहरी हथियारों की दौड़ से खतरे का एक नया दौर पैदा हो रहा है और सर्द जंग के बाद आलमी जौहरी हथियारों में कमी का दौर ख़त्म हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर तनाव और कशीदगी के बायस तमाम 9 जौहरी ताकतें, जिनमें अमरीका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, शुमाली कोरिया और इसराइल शामिल हैं, ये ममालिक अपने जौहरी हथियारों की तादाद में इजाफे का इरादा रखते हैं। स्टॉकहोम के सीनियर रिसर्च फेलो क्रिस्टिनसन के मुताबिक सर्द जंग के बाद दुनिया में जौहरी हथियारों को कम करने के दौर का खात्मा हो रहा है, जबकि इसके बरक्स जौहरी हथियारों की तादाद में इजाफा और हथियारों की रोकथाम के मुआहदों से दस्तबरदारी होने का रुझान में इजाफा देखने में आया है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 तक दुनिया भर में 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे, जिनमें से 9,500 से ज़्यादा जौहरी हथियार मुमकिन इस्तेमाल के लिए फ़ौजी ज़खायर में रखे गए थे, जबकि 2100 जौहरी हथियारों को हाई ऑपरेशन अलर्ट पर रखा गया था और ऐसे तमाम जौहरी हथियार तकरीबन रूस या अमरीका के पास थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से जौहरी हथियारों में इजाफा कर रहा है। बीजिंग ने 2023 से हर साल तकरीबन 100 नए वॉरहेड्स का इजाफा किया है। चीन का जौहरी ज़खीरा किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत तेज़ी से बढ़ा और 2025 के आगाज़ तक इनकी तादाद तकरीबन 600 तक पहुंच चुकी है। बीजिंग तकरीबन 350 नए मिसाइल साइलोज यानी ज़ेर ज़मीन मिसाइल छुपाने के गोदामों पर तेज़ी से काम कर रहा है और रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया गया है कि रवां दिहाई के अख्ताम यानी 2030 तक चीन के पास रूस या अमरीका जितने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं। अब अहम बात यह है कि चीन तेज़ी से अपने जौहरी हथियारों में इजाफा तो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक अमरीका और रूस हैं। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि रूस और अमरीका के पास दुनिया के जौहरी हथियारों का मजमूई तौर पर 90% है, लेकिन दोनों ममालिक ने 2024 के दौरान अपने जौहरी हथियारों की तादाद में कोई इजाफा नहीं किया, मगर ये दोनों ममालिक अब इन खतरनाक हथियारों के हवाले से जदीद तरीन प्रोग्राम्स पर अमल पैरा हैं और मुस्तकबिल में इनके जौहरी हथियारों की तादाद में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक रूस के पास 5400 से ज़्यादा जौहरी हथियार, अमरीका के पास 9100 से ज़्यादा जौहरी हथियार, जबकि चीन के पास 600 के करीब जौहरी हथियार हैं। जहां दुनिया भर में जौहरी हथियारों में इजाफा हो रहा है, वहीं पिछले साल दुनिया भर में अस्करी अखराजात में भी तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टॉकहोम पीस इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में साल 2024 में अस्करी अखराजात 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, जो कि 2023 के मुकाबले में 9% से भी ज़्यादा इजाफा है और ये इजाफा कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद अब तक का सबसे बड़ा सालाना इजाफा है। दुनिया भर में अस्करी अखराजात में इजाफा हुआ है, लेकिन यूरोप इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के तमाम खित्तों में अस्करी अखराजात में इजाफा हुआ है, बिलखसूस यूरोप और मशरिक़ वस्ता में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग की वजह से रूस समेत यूरोप में फौजी अखराजात 17% इजाफे के साथ तकरीबन 700 अरब डॉलर्स हो गए हैं और ये इजाफा 2024 में दुनिया भर में फौजी अखराजात बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बना है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में माल्टा के अलावा
यूरोप के तमाम ममालिक ने अपने अस्करी अखराजात में इजाफा किया था। इसी तरह मशरक़ वस्ता में साल 2024 में फौजी अखराजात तकरीबन $250 अरब तक पहुंच गए हैं, जो कि 2023 के मुकाबले में 15% ज्यादा है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट के आदादा शुमार के मुताबिक दुनिया के 5 सबसे ज्यादा अस्करी अखराजात करने वाले ममालिक में अमरीका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत शामिल है, जिन्होंने मिलकर आलमी अस्करी अखराजात का 60% खर्च किया है। इन पांचों ममालिक ने मजमूई तौर पर $1635 अरब फौज पर खर्च किए, जबकि 2024 में आलमी अस्करी अखराजात $2718 अरब थे। जहां दुनिया भर में अस्करी अखराजात और जोरी हथियारों की रेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत भी जोरी हथियारों को बढ़ाने की इस रेस का अहम हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जोरी हथियारों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान के पास 170, जबकि इंडिया के पास 172 जोरी वॉरहेड्स थे, मगर 2025 में इंडिया के वॉरहेड्स की तादाद 180 हो गई है और पाकिस्तान के जोरी वॉरहेड्स 170 पर बरकरार हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अस्करी अखराजात के हवाले से दुनिया के 5 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल होने के बावजूद हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत को बुरी तरह सुख्ती का सामना करना पड़ा था। भारत की जानिब से हथियारों में इजाफे के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के नए कैनिस्ट्राइज मिसाइल मेटेड वॉरहेड्स के साथ साथ जोरी वॉरहेड्स ले जाने के भी काबिल हैं। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि कैनिस्ट्राइज मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो कि डायरेक्टली एक सील कंटेनर में स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ जोरी मवाद भी लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नए मिसाइल मुमकिना तौर पर एक से ज्यादा वॉरहेड ले जाने के काबिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि भारत के जोरी डेटरेंस का मरकज पाकिस्तान रहा है, ताहम अब भारत तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों पर गौर कर रहा है, जो कि चीन में अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। दूसरी जानिब स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के बरक्स पाकिस्तान के जोरी हथियारों में कोई नया इजाफा नहीं हुआ है और इनकी तादाद 170 ही है। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2024 के दौरान जोरी मवाद की तैयारी और नए डिलीवरी सिस्टम पर काम किया है, जो बज़ाहिर ये साबित करता है कि अगली एक दिहाई के दौरान इस जोरी हथियारों में इजाफा हो सकता है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली मुख्तसर जंग के हवाले से यह भी कहा गया है कि रवां बरस मई के आगाज में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी ने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी मुल्क के पास जोरी हथियार होना उसकी सलामती की जमानत नहीं देते। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च फेलो मैट कॉर्डा के मुताबिक ये याद रखना जरूरी है कि जोरी हथियार किसी मुल्क की सलामती की जमानत नहीं देते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने वाज़ेह तौर पर जाहिर किया है कि जोरी हथियार तनाज़ात को नहीं रोक सकते, बल्कि मामूली सी गलती से तनाज़े के बढ़ने और तबाहकुन होने का खतरा ज्यादा हो जाता है, खासतौर पर उस वक्त जब हर तरफ फेक न्यूज़ और गलत मालूमात का फैलाव हो, तो इन ममालिक की आबादी को खतरा मजीद बढ़ जाता है। यानी स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट, जिसके अहम नुकात हमने आपके सामने पेश किए, उससे जाहिर होता है कि दुनिया को इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई नाजुक सूरत-ए-हाल का सामना है, लेकिन इस सूरत-ए-हाल का सबब कोई बैरूनी खतरा नहीं, बल्कि दुनिया के ममालिक खुद ही एक दूसरे के लिए खतरा बनकर सामने आ रहे हैं। अब एक तरफ स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की रिसर्च फेलो की राय यह है कि किसी मुल्क के पास जोरी हथियार होना इसकी कौमी सलामती की जमानत नहीं, वहीं इसके बरक्स राय भी पाई जाती है। अमेरिकन थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के एक तज्जिए में फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टर माइकल हेनलन और सीनियर फेलो फॉरेन पॉलिसी ब्रूस रिडल ने यह आर्ग्यूमेंट पेश किया है कि कुछ माहिरीन में यह ख्याल किया जाता है कि एटमी हथियार सिर्फ दूसरे मुल्क के एटमी हमलों को रोकने के लिए होता है, लेकिन हालिया वाकयात ये दिखा रहे हैं कि कुछ ममालिक इन हथियारों को अपनी हुकूमत बचाने के लिए भी ज़रूरी समझते हैं, ताकि कोई ताकतवर मुल्क इन पर हमला ना करे। कम से कम एटमी हथियार ना होने की सूरत में आप वाज़ेह तौर पर गैर महफूज होते हैं। अपने इसी आर्ग्यूमेंट की सपोर्ट में माइकल हेनलन और ब्रूस रिडल ने सदाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफ़ी की मिसाल देते हुए लिखा है कि सदाम हुसैन के पास एटमी हथियार नहीं थे तो 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी और सदाम हुसैन खुद भी मारे गए, जबकि मुअम्मर कज़ाफ़ी ने भी अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था। लेकिन 2011 में नेटो ने लीबिया पर हमला कर दिया, जिससे मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत भी ख़त्म हो गई और वो खुद भी मारे गए। इसी तरह कोल्ड वॉर के बाद यूक्रेन के पास दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एटमी हथियार थे, लेकिन 1994 में यूक्रेन ने बुदापेस्ट मेमोरेंडम के नतीजे में तकरीबन 2000 एटमी हथियार रूस को वापस कर दिए थे। और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो शायद यूक्रेन अपना यह फैसला वापस लेना चाह रहा होगा। तज्जिए के मुताबिक इससे कुछ ममालिक दो सबक हासिल करेंगे। पहला ये कि अगर आपके पास एटमी हथियार हैं तो उन्हें अपने पास रखें। दूसरा ये कि अगर आपके पास एटमी हथियार नहीं है तो हासिल करें, खासतौर पर उस सूरत में जब आपके पास अमेरिका जैसा मजबूत इत्तेहादी नहीं है या आपके किसी बड़े मुल्क से दुश्मनी है जो मुमकिना तौर पर जंग का सबब बन सकती है।
यानी माहिरीन में एटमी हथियार रखने या ना रखने के हक और मुखालफत दोनों किस्म की राय पाई जाती हैं, जो कि हमने आपके सामने रखी हैं। अब स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की जानिब से जौहरी हथियारों की दौड़ और अस्करी अखराजात में जो इजाफे से मुतल्लिक आदाद शुमार पेश किए गए हैं वो पिछले साल यानी 2024 की बुनियाद पर पेश किए गए हैं, लेकिन रवां साल भी 2024 की तरह ही अस्करी अखराजात में इजाफे का रुझान वाज़े नजर आ रहा है, जिनमें पाकिस्तान, भारत और चीन जैसे ममालिक अपने दिफाई बजट में गैर मामूली इजाफा कर चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से रवां माह पेश किए जाने वाले वफाकी बजट में दिफाई बजट में 20% के इजाफे का ऐलान किया गया है, जिसके बाद मुल्क का दिफाई बजट 2122 अरब रुपए से बढ़कर 2550 अरब रुपए हो गया है। इसी तरह भारत की जानिब से भी अपने दिफाई बजट में पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 9.5% इजाफा किया गया है, जिसके बाद मुल्क का दिफाई बजट 76.3 अरब डॉलर से बढ़कर रवां माली साल में 78.4 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया गया है। दुनिया के एक और अहम मुल्क चीन की तरफ से भी हर साल की तरह इस साल भी दिफाई बजट में इजाफे का सिलसिला बरकरार रखा गया है। चीन ने पिछले 2 सालों की तरह रवां साल भी अपने दिफाई बजट में 7.2% इजाफे के साथ दिफाई बजट 249 अरब डॉलर तक कर दिया है, जबकि दुनिया में अपने दिफा पे सबसे ज्यादा बजट खर्च करने वाला मुल्क अमेरिका में भी माली साल 2026 के लिए अपने दिफाई बजट में 13.4% इजाफे की तजवीज़ दी है। इस इजाफे की सूरत में अमेरिका का दिफाई बजट $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा तजावुज़ कर जाएगा, जबकि हाल ही में नेटो ने भी अपने दिफाई अखराजात 2% से बढ़ाकर 5% करने का फैसला किया है। दुनिया भर में बढ़ते अस्करी अखराजात और जौहरी हथियारों की दौड़ के पेश नज़र खतरात की इस तमाम तो सूरत हाल पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, और इसके अलावा एजाज चौधरी भी हमारे साथ होंगे। तफसील से बात करेंगे इस मामले पर आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि अस्करी अखराजात में इजाफा हो रहा है, जौहरी हथियारों की दौड़ में भी तेजी नजर आ रही है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही है डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सईद साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। पिछले 2-3 माह में हमने देखा है कि 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट जंगों में तब्दील हुए। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान फ़िज़ाई जंग हुई, फिर ईरान और इसराइल के दरमियान फ़िज़ाई जंग हुई, जिसका हिस्सा अमेरिका भी बना। अब आने वाला वक्त क्या बताता है हमें? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और जंगें मजीद बढ़ेंगी? क्योंकि जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट एनुअल रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि दुनिया में जो एटमी ताकतें हैं वो अपने जौहरी हथियारों में इजाफा कर रही हैं, और इसके अलावा जो दिफाई बजट है, ग्लोबल दिफाई बजट, उसमें भी पिछले साल 9% का इजाफा हुआ है। तो आने वाले दिनों में क्या मजीद जंगें, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। जंग जो है ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान की इर्तिका के साथ हमेशा से मौजूद रही है और हमेशा मौजूद रहने का इसका काफ़ी इम्कान है। रीजन वाइज जंग को अवॉइड करने का तरीका तो जो आज तक आजमाया गया है वो ये है कि रीजन के अंदर एक तवाज़न हो, ताकत का एक बैलेंस ऑफ पावर हो। स्टेबिलिटी जो है वो बुनियादी तौर पे एक बैलेंस ऑफ पावर का फंक्शन है। अगर तो 2 नेशन स्टेट्स में इश्यूज हैं या रीजन के अंदर ब्रॉडर इश्यूज हैं और रीजन के अंदर कोई कन्वेंशनल डोमेन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर है तो स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर 2 राइवल्स हैं या रीजन के अंदर राइवलरी एक तरह की शेयर्ड है और वहां पे कन्वेंशनल एसिमेट्री बहुत ज्यादा हो, तो हमेशा जो मिलिटरीली एक नेशन स्टेट जिसके पास कम ज़राए हैं, कम वसाइल हैं, वो कोशिश करेगी कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो हैं ये डिटरेंस के लिए सबसे अहम चीज़ है। अब ये जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, ये जो ईरान वाली है, इजराइल वाली और पाकिस्तान इंडिया वाली, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स की डिटरेंस की पोजीशन जो है वो और स्ट्रेंथन हुई है। तो ये मैंने भी अर्ज किया था जियो के ही प्रोग्राम में, सीज फायर के नेक्स्ट सेशन में, मॉर्निंग सेशन में, कि ये ज्यूम किया जा सकता है कि सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं और रीजन्स में भी जहाँ जहाँ नेशन स्टेट्स ऐसे राइवल को फेस कर रही हैं जिसके कन्वेंशनल मीन्स उससे बहुत ज़्यादा हैं या बहुत हाई टेक मिलिट्री मीन्स हैं कन्वेंशनल डोमेन में ओपोनेंट के पास, तो वो नेशन स्टेट्स जरूर कोशिश करेंगी एक्वायर करने की न्यूक्लियर वेपन्स। तो अनलेस देयर इज
या तो इंटरनेशनल फोरम से, यूएन की तरफ से, या यूएन की या यूएस की तरफ से कोई ऐसा ब्रॉडर डायलॉग जहां जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वहां इनिशिएट किया जाए, फिर उसको सस्टेन किया जाए फॉर अनदर 5-10 ईयर, तो ये एक न्यूक्लियर आर्म्स के लिए एक रेस आगे बढ़ती हुई तो नजर आती है। सही। मलिया साहब, आपकी राय क्या है, क्योंकि आप डिप्लोमेट हैं, आप यूएन में आपने सर्व किया है, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि मैं इस पर तो बाद में आता हूं कि जो एटमी हथियार है क्या वो किसी मुल्क की सलामती की ज़मानत बन सकते हैं या नहीं बन सकते, लेकिन आप जैसे लोग हैं ना डिप्लोमेट्स जो कि बातचीत के जरिए मामला को हल करने की कोशिश करते हैं, यूनाइटेड नेशन का वजूद इस वजह से ही आया, पहले लीग ऑफ नेशन था वो नाकाम हुआ, यूनाइटेड नेशन आया, क्या ये जो आलमी बॉडीज तंजीमें हमने बनाई हैं ये नाकाम हो गई हैं जंगों को रोकने में, ये कंक्लूड किया जा सकता है? जी शहजाद, बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल माहौल है एट द ग्लोबल लेवल वो बहुत ही बेयकीनी का है। वी आर लुकिंग एट द कोलैप्स ऑफ फेथ इन डिप्लोमेसी, बिकॉज आपने देखा है मुज़ाकरात का क्या हशर किया है सदर ट्रंप ने और मुल्कों ने भी। सो एक लॉस ऑफ फेथ वहाँ है, और फिर जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी दुनिया में, यानी कि अमन कायम करना और सीज फायर्स कराना, वो है काम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन वी आर लुकिंग एट अ यूएन जो बहुत ही डिसफंक्शनल हो गया है, और ये अफसोस की बात है कि यूएन चार्टर की 80th एनिवर्सरी है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ाई गई अमेरिका ने और इजराइल ने। सो सिक्योरिटी काउंसिल जिसका ये काम है इज़ अनएबल टू फंक्शन, और उसकी वजह आपको पता है क्या है, बिग पावर्स यूज द वीटो, और जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो तो आप जानते हैं उसका नाम। उन्होंने हाल ही में 8वीं दफ़ा सीज फायर रेजोल्यूशन को वीटो किया है, विच कुड हैव ब्रॉट पीस इन गाजा। तो एक तरफ से यू हैव एन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कहता है मैं मैन ऑफ पीस हूँ, तो ये अच्छा मैन ऑफ पीस है जो कि बॉम्ब करता है ईरान और फिर वीटो करवाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एफर्ट्स टू establish peace in the Middle East. So, you know, this is a very, very challenging time, I think, for diplomacy. It is a challenging time for any kind of negotiations. हमने सुना है सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है अगले हफ्ते, लेकिन बातचीत अगर आप करते हैं तो लास्ट टाइम आपने क्या किया था, आपने तो बातचीत को इस्तेमाल किया था एज अ स्मोक स्क्रीन। सो देखें, then countries like Iran will become very, very wary of this phenomena. तो जो आपने वैसे बात की कि आपने कहा कि आने वाले वक्त में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो ज्यादा गैर यकीनी नजर आती है, इसकी वजह क्या है कि पूरी दुनिया में जो हम देख रहे हैं एक राइज है पॉपुलिस्ट लीडर्स का, राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स का, डू यू थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस? जी, इट इज वन ऑफ द मेन रीजंस आई थिंक, लेकिन उसके अलावा भी मेरा ख्याल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीलैटरलिज्म जिससे हमारी मुराद है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वो कमज़ोर होती रही। और फिर आई थिंक सदर ट्रंप की वापसी, बिकॉज ही इज़ अप एंडिंग द होल ग्लोबल सिस्टम। पहले तो उन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम को अप एंड किया, और फिर हिज अनप्रिडिक्टेबिलिटी, हिज मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी, कुछ किसी को नहीं मालूम कि कल वो क्या कहेंगे, किसके साथ मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ जंग करेंगे। एक तरफ से वो कहते हैं कि मैं जंगों के खिलाफ हूँ, लेकिन फिर व्हाई हैज़ ही बैक्ड इजराइल in its genocidal war in Gaza? वो उसका तो सवाल का जवाब दें ना। एजाज साहब, आपका क्या ओपिनियन है? एक तरफ तो हम देखते हैं कि बातचीत डिप्लोमेसी की बात तो होती रही है, लेकिन दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि एक आर्म्स रेस है, और बिलखसूस जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो भी अपने इजाफा कर रहे हैं न्यूक्लियर हथियार में। आपको क्या आने वाले वक्त कैसा दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब बैठे हैं। बातें कहूँगा जो अभी मैंने बातचीत सुनी। मेरा बहुत सलाम डॉक्टर साहब। एक तो ये कि डिप्लोमेसी और जंग का दामन चोली का साथ है। जहाँ डिप्लोमेसी फेल होती है वहाँ वॉर शुरू हो जाती है, जहाँ वॉर शुरू हो जाती है तो डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। तो ये अल्टरनेट करते रहते हैं और ये होता रहेगा। इसलिए अचंभे की बात नहीं है कि जंग ईरान इसराइल की ख़त्म होने के बाद दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और अगर ये फेल हो गया तो फिर जंग में तब्दील हो सकता है। ये एक हकीकत है जिससे हमें रहना होगा। दूसरा, आपने कहा कि ये दुनिया में क्यों इस किस्म का क्योस है, और मेरा ख्याल है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है, आपने उसकी वजूहात डॉक्टर मलिया से पूछी, कुछ उन्होंने बताई, पर मुझे ये लगता है कि ये सारा सिलसिला 2003 में हुआ जब यूनिलैटरलिज्म
की बुनियाद अमेरिका ने डाली, यानी वो मल्टीलैटरलिज्म को छोड़कर उन्होंने कहा कि इराक़ में हम हमला करेंगे, अपने तौर पर करेंगे और ये देखकर करेंगे कि वहाँ पे हमारा शक है, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। उसके बाद से तो आपने देखा कि हर बड़ी ताकत ने, हर बड़े पॉपुलिस्ट लीडर ने ये काम किया, तो पाकिस्तान भी उसका विक्टिम बना। आपको पता ही है कि 2016 में, 2019 में और हाल ही में इस साल में मई में भी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर आप ये कह रहे थे कि इसको जो डिटेरेंस जो है पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की, कन्वेंशनल डिटेरेंस और न्यूक्लियर डिटेरेंस, ये दो सतह हैं मेरे नज़दीक। सही कह रहे हैं जनरल साहब के बैलेंस ऑफ पावर चाहिए आपको, तो इसलिए आपको पहले तो कन्वेंशनल डोमेन में काम करना पड़ता है। अगर कन्वेंशनल आपकी ख़त्म हो जाए डिटेरेंस किसी वजह से और आपके पास कोई चारा ना रहे और आपके पास फिर आप न्यूक्लियर डिटेरेंस किक्स इन, तो ये दो सतह हैं। लेकिन न्यूक्लियर डिटेरेंस के नीचे हमने तो यही देखा है कि इतनी स्पेस है कि मुल्क कन्वेंशनल वॉर्स करते हैं और कर रहे हैं अभी तक, लेकिन जो ऑल आउट वॉर है वो अलबत्ता न्यूक्लियर डिटेरेंस उसको रोक लेती है। जी सही साहब, इसमें क्योंकि आपने कहा कि अगर कोई ताकतवर मुल्क के सामने कोई छोटा मुल्क हो तो उसके डिटेरेंस के लिए ज़रूरी है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हो, इस तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसमें कंक्लूड ये किया गया है कि कौमी सलामती की ज़मानत नहीं होती न्यूक्लियर वेपन्स, और इससे तनाज़ात रुक नहीं सकते, और मिसाल पाकिस्तान इंडिया की दी है। इनफैक्ट जब हम तजियात सुन रहे थे इंडियन मीडिया के ऊपर, तो बहुत सारे एनालिस्ट, दिफाई तजियाकार वहाँ पे आके ये कहते थे कि पाकिस्तान ने 28 में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन फिर उन्होंने कारगिल एडवेंचर भी कर दिया, और इसीलिए वो कहते थे कि पाकिस्तान पर अगर इंडिया हमला भी कर दे, कोई काइनेटिक स्ट्राइक करे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरना चाहिए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट का जो तजिया है, जो एक अमूमी तजिया है कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स जंगों को, तनाज़ात को रोक नहीं सकेंगे? अच्छा देखिए, मैं तो पहले मुझे मालूम नहीं था जी, मुझे ये मालूम नहीं था कि डॉक्टर साहबा भी बैठी हैं और राज साहब भी बैठे हैं, तो मेरा बहुत सलाम दोनों को। मैं अगर डॉक्टर मिलिया माइंड ना करे तो मैं एक कमेंट करना चाहूँगा जो वो बात कर रही थी। मेरे ख्याल में एक टाइम आ गया इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो आईआर की थ्योरी थी उसमें क्या क्या है वो सबको पता है। तो आईआर की थ्योरी में अभी ट्रम्पिज्म पे भी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना पड़ेगा दुनिया को। तो वो जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी कि वो पता नहीं चलता कि वो आज क्या चाह रहे हैं और कल क्या चाह रहे हैं, यूएस क्या चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ कि पिछली टर्म थी उनकी, उसमें भी उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, और इस टर्म में भी अब तक, कि ये भी नहीं पता कि वो खुद क्या चाह रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा। अच्छा, जहाँ बात की आपने कि स्टॉकहोम में जो जिस रिसर्च पेपर की आप बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो गारंटी नहीं है कि कोई कंट्री आपको मिलिटरीली इन्वेड नहीं करेगा। तो देखें, जो दो नेशन स्टेट्स के दरमियान एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, उसके बेसिस, उसके रूट्स तो पॉलिटिकल एरिना में है, डिप्लोमेसी में है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी वो उस तरह का अमन कायम नहीं कर पाती और पीस के ब्रेक होने के चांसेस हों, तो न्यूक्लियर वेपन की डिटरेंस का ये मतलब नहीं है कि नहीं, आप पे कोई एक मिसाइल नहीं फायर करेगा, आपके कोई किसी बॉर्डर रीजन में कहीं कोई फिजिकली इनकर्जन नहीं करेगा, कोई नेवल इशू नहीं होगा। इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक हद से आगे किसी तरह की भी इस तरह की जो वायलेंस है वो बढ़ेगी नहीं, बिकॉज एक फियर जरूर होगा ओपोनेंट में कि कहीं वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को टच ना कर दे। मींस के डिटरेंस अगर डाइल्यूट होगी, एरोड होगी, तो उसको रीएस्टैब्लिश करने का जो नंबर्स में थोड़ी वीक है स्टेट, उसके पास काफ़ी अच्छा चांस होता है। और ये इंडिया पाकिस्तान की रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में तीनों में बड़ी अच्छी तरह डिमॉन्स्ट्रेट भी हुआ। अच्छा, एक बात जो बड़ी अहम है वो मेरे ख्याल में पूरी तारीख में टेक्नोलॉजी, मिलिट्री स्ट्रेटजी और पॉलिटिक्स का बड़ा ही अजीब सा एक ट्रायंगुलर रिलेशन रहा है। जब भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू होता है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, तो कहीं ना कहीं अगर पर्टिकुलरली अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर्स हों तो वो पाक का इजहार करते हैं बियॉन्ड देयर ओन ज्योग्राफी, एंड जंगें तो होती रहती हैं। अब ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, ख़ासतौर पे पिछले 5 साल में कहूँगा, इसमें एआई ड्रिवन ऑटोनोमस वेपन्स की टेक्नोलॉजी का बड़ा रैपिडली ब्रेक थ्रू हुआ है। एंड यही इसी वजह से आप देखेंगे कि एकदम से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हुई।
और इसी तरह जब एयरक्राफ्ट भी बना था, इसी तरह जब टैंक भी वजूद में आया, और जहाँ भी बहुत सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुए, तो जो लोगों के इरादे होते हैं, जो कोई पेंडिंग इश्यूज होते हैं, जब ब्रेक थ्रू होता है टेक्नोलॉजी का, तो वो कोशिश करते हैं चले मिलिटरीली इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट। और हर दफ़ा इंसान ने यही सीखा कि मिलिट्री लोन इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। तो लेट्स होप कि आगे जाके भी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, इम्पोर्टेंट नेशन स्टेट्स हैं, वो इस लेसन को जरूर याद। तो आप कह रहे हैं तनाज़ात रुक नहीं सकते, लेकिन एक हद से जंग आगे नहीं बढ़ेगी अगर आपको पता है कि जिस पर आप हमला करने जा रहे हैं वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। मलिया साहब, अभी अगर ईरान के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो वहाँ पे एक डिबेट हो रही है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रिजीम के खिलाफ थे वो चाहते थे कि मिडल ईस्ट में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ऑयल है, गैस है, उसकी तरह हम भी रहें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें, क्यों हम एक न्यूक्लियर वेपन के पीछे पड़ गए। लेकिन अब लोग ये शायद वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, हमें अब अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको मजीद आगे पुश करना चाहिए। तो इस तनाजुर में देखे हुए मशरिक़ वस्ता में जो दूसरे ममालिक भी हैं, जहाँ पे सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात अमेरिका से भी अच्छे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन के ख्वाहिशमंद भी नहीं है। आप कैसे देखती हैं ईरान की मिसाल को सामने रखते हुए क्या होना चाहिए फिर आगे? देखिए शहजाद, दोनों मिसालें जो हमारे सामने हैं, एक तो ईरान के साथ जो हुआ और दूसरा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो उससे तो एक ही सबक आता है ना। सबक ये है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो ऑल आउट वॉर नहीं हो सकती। सो पाकिस्तान इंडिया के देखें, वी हैव नॉट हैड एन ऑल आउट वॉर सिंस 1971। क्राइसिस ज़रूर हुई हैं, ये आई थिंक इट वाज द 6th क्राइसिस जो हाल में हुआ। सो जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि उन्होंने भी तो फिर यही कंक्लूड किया होगा ना कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट होते तो इस तरह से ना बमबारी होती हमारे पे, ना इजराइल इस तरह से अटैक करता हमारे पे। देखें, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एक नॉन न्यूक्लियर मेंबर ऑफ NPT, द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसको जाके हमला किया है। सो व्हाट इज़ द लेसन? द लेसन इज़ टू फोल्ड। एक तो ये कि यू हैव टू रिलाई ऑन योर ओन सिक्योरिटी, यू हैव टू रिलाई ऑन योर सेल्फ। और आपकी सिक्योरिटी को क्या कहते हैं, अश्योर करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही करना है। अगर आपको खुद करना है तो फिर जो सबक पाकिस्तान ने सीखा था, मेरा ख्याल है वही सबक जो है वो और मुल्क भी अब सीखेंगे कि टू हैव अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज़ द ओनली सिक्योरिटी गारंटर। और देखें, जिस तरह जनरल सईद ने भी कहा, बिल्कुल आई एग्री विद हिम, कि द नेचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर इज़ चेंज्ड। सो इसमें यस, आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है, लेकिन दैट डजंट स्टॉप और प्रिवेंट योर एडवर्सरी फ्रॉम यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसमें कि ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है। सो उसके लिए भी आई थिंक चेंजिंग डायनामिक्स के मुताबिक देन कंट्रीज हैव टू अपग्रेड देयर डिफेंस सिस्टम्स, जिस तरह से पाकिस्तान भी कर रहा है। एजाज साहब, आपका इस पर क्या नुक्ता नज़र है? क्योंकि एक आर्गूमेंट ये भी होता है कि अगर आप एक इकोनॉमिक पावर हैं तो फिर शायद आपकी पोजीशन खित्ते में, जो भी हम पावर बैलेंस की बात करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपकी इकनॉमिक मसल है आपके पास तो वो आपका मिलिट्री मसल को भी बेहतर करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ 1-2 चीज़ों से नहीं होती। कौम तो बनती है, उसमें जज्बा भी होना चाहिए, नेशनल कोहेजन भी हो, उसकी इक़्तिसाद भी बेहतर हो, उसकी पॉलिटी भी स्टेबल हो, और उसके पास ये डिफेंस की कैपेबिलिटी भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मई 10 के बाद से पाकिस्तान में लगता है कि रास्ता खुल गया है कि हम अपने पूरे पावर पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सकें। और पाकिस्तान के मुतल्लिक जो इम्प्रेशन था हिंदुस्तान में, वो कुछ ये था कि पाकिस्तान की देखें जो माशरा तकसीम हुआ हुआ है सियासी तौर पर, इक़्तिसाद अच्छी नहीं चल रही और शायद इनका डिफेंस भी बहुत बजट कम हो गया है, कमज़ोर है। इन वजहों से उन्होंने जब हमला करके देखा तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो जवाब तो उनको बड़ा ज़बरदस्त मिला, यानी हमारी न्यूक्लियर डिटेरेंस किक इन नहीं करने के बावजूद भी आपने कर लिया। तो मैं ये बात तो मानता हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि आपके कोई स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में कोई अच्छे दोस्त भी होने चाहिए। जिस तरह चाइना हमारे साथ एक अच्छा दोस्त था और वो भी हमारे साथ खड़ा हुआ, कम से कम उसकी सपोर्ट हमारे पास मौजूद रही। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आप अपने तौर पर दुनिया में अकेले
बहुत बड़ी अपनी मशीन, वॉर मशीन बना लें, आपको सफारतकारी भी आपकी मुस्बत होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये दोनों चीज़ें मिलकर ही एक कौम को तक़वियत देती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी अपनी जब तक ज़ोर बाजू नहीं होगा आप कोई भी चीज़ आगे नहीं चला सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो एनवायरनमेंट है जिसमें हाइब्रिड वॉर हैज़ बिकम द नॉर्म, जिसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, कन्वेंशनल वेपन्स भी यूज़ हो रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी चल रही हैं, ऐसे में तो मेरा ख्याल में आपको भी मल्टी प्रोंग डिफेंस रखना होगा। खाली एक कन्वेंशनल डिफेंस नहीं चाहिए, खाली न्यूक्लियर डिटरेंस भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हर किस्म की जो टेक्नोलॉजीज आपके पास होनी चाहिए। जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद अपने मेहमानों से मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। इसके अलावा पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिया लोधी और एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिया साहब, आपकी राय क्या है? जैसे एजाज साहब ने कहा कि इंडिया को एक गुमान था कि हम इस खित्ते के चौधरी हैं और पाकिस्तान एक इकनॉमिकली कमज़ोर मुल्क है, हम हमला करेंगे, जवाब नहीं आएगा। क्या ये इसराइल के हवाले से भी जो एक परसेप्शन था वो कहीं ना कहीं टूटा है? क्योंकि बहरहाल ईरान शायद उतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना इसराइल ने पहुंचाया हो। उनकी तो पूरी ईरान की मिलिट्री जो टॉप ब्रास थी उसी को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन बहरहाल तलवीव में और दीगर शहरों में मिसाइल्स गिरना, बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरना, एक खौफ तो था इसराइल को। तो वो उनका जो एक खौफ था कि हम तो बिल्कुल आयरन डोम की वजह से सिक्योर हैं, वो टूटा है कहीं ना कहीं। देखें, इस वक्त जो नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम और डिसआर्ममेंट रेजीम है वो बिल्कुल क्रैक हो गई है, अंडरमाइन हो गई है, कमज़ोर हो गई है। सो आपका जो इनिशियल सवाल था कि बहुत से मुल्क चाहेंगे कि वो भी इनरिचमेंट की तरफ जाएं, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने की तरफ जाएं। एक तो इसकी वजह ये भी, एक तो वजह ऑफ कोर्स ये है कि अगर वो फील करेंगे कि हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है तो फिर वो करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान ने किया, जिस तरह शायद ईरान अब करेगा। लेकिन साथ साथ ये भी एक वजह है कि अगर एक अनइक्वल रेजीम होती है दुनिया में जो कि कुछ न्यूक्लियर पावर्स को सारे हक दे देती है और बाकियों को कहती है कि आपकी सिक्योरिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप हम पे रिलाय करें या आप कुछ भी ना करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखें, डिसआर्ममेंट रेजीम जो है या नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम, दैट डिपेंडेड लार्जली कि जो दो उस वक्त के सुपर पावर्स थे, अब तो रूस नहीं है, मगर रूस और अमेरिका हैड मेड सर्टेन प्रोमिसेस एंड प्लेजेस दैट दे वुड बिगिन टू रिड्यूस द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स। नहीं किया उन्होंने। सो आई थिंक ये भी एक आप देखें ना कि इसका फिर असर होता है ना, देयर इज एन इम्पैक्ट, देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। सो अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वो सिचुएशन देखें, ये वो वाला दौर नहीं है कि दो तीन बिग पावर जो हैं they will decide everything for the world and they'll determine everything. Right. That's not possible. That is not possible anymore. We've entered a multipolar world जिसमें कि no one country can call the shots. कई लोगों का पाकिस्तान में ख्याल है कि एक मुल्क अभी भी call the shots कर सकता है और एक unipolar world में है। Not true. Not true at all. Right. साहब, लास्ट में आप जरा बताइएगा कि अब ये जो मुज़ाकरात की दोबारा बात शुरू हुई है, अमेरिका कह रहा है कि ईरान से मुज़ाकरात करेंगे, ईरान बेचारा, आपको लगता है कि नतीजा खेज होंगे और मशरिक़ वस्ता की स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपको इन नियर फ्यूचर? स्टेबिलिटी के ऊपर बाद में आता हूँ। मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में ईरान करना चाहेगा। मेरी अपनी ये तखमीना है मेरा कि ईरान के ऊपर इकनॉमिक सैंक्शन जो 45 साल से लगी, उसका बहुत ही बुरा असर पड़ा लोगों का मेयार ज़िंदगी पर, उनकी इक़्तिसाद पर। तो वो शायद अभी भी अगर अमेरिका किसी किस्म की उनको एश्योरेंस देता है कि वो सैंक्शंस उठा लेंगे तो मेरा ख्याल में ईरानियन चाहेंगे, सिवाय इसके कि ईरान की अब नेगोशिएटिंग पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है और वो चाहेंगे कि इसके अंदर कोई गारंटर्स आएँ जिस तरह चाइना या रशिया, जो इस बात की भी एक किस्म की ज़मानत दें कि अगर ये फ्लाउट किया गया तो वो फिर ओपनली ईरान का साथ देंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोशिश होगी ईरान की कि पहला तो यही करें, और अगर ये नहीं होता तो 100% करने की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि उसके अलावा उसके पास चॉइस नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पहले बात हो रही थी ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 की है, उसमें वादा यही किया गया था कि सारी न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो 5 की 5 हैं वो ख़त्म करेंगी अपना न्यूक्लियर वेपन्स, और जो नहीं, जिनके पास नहीं है वो पीसफुल यूजेस कर सकते हैं। तो ये क्लासिक केस है ईरान का, जिसने NPT साइन किया हुआ था और सिर्फ पीसफुल यूजेस कर रहा था, उस पर एक ऐसा मुल्क हमलावर हो रहा है जिसने NPT भी शामिल नहीं की, में ज्वाइन भी नहीं किया,
और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो दुनिया बिल्कुल तलपट होकर रहेगी। वो रूल बेस्ड ऑर्डर जो है ना वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेसी का चांस रहेगा। अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ईरान शायद ये करना चाहेगा उनके साथ, लेकिन अगर इस दफ़ा भी मायूसी हुई तो वो नहीं, वो बॉम्ब की तरफ जाएंगे। स्टेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे इस खित्ते में स्टेबिलिटी उस तरह नज़र नहीं आ रही। ठीक है, सईद साहब ने सही कहा कि अगर ईरान अपना एटीट्यूड अरबों के बारे में और अरब्स अपना एटीट्यूड ईरान के बारे में तब्दील करें और ये मुतहिदा होकर एक अमेरिका पे दबाव डालें इसराइल के रवैये के ख़िलाफ़, तो शायद कुछ कामयाबी हो सकती है। लेकिन जो तनाज़ा है वो तो अपनी जगह पे है फ़लस्तीन का, और गज़ा में जो जुल्म है वो तो अपनी जगह पे है। इसलिए मुझे नज़र नहीं आता कि इस खित्ते में इतनी ज़्यादा जल्दी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अलबत्ता एक मौका आया है अरबों के लिए कि ये अपनी जो सिक्योरिटी जो इन्होंने आउटसोर्स की थी या जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे थे, ये ऑलरेडी उसको थोड़ा सा एशिया की तरफ पिवट कर रहे हैं, चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। और अगर ये ईरान को भी उसमें फैक्टर इन कर लें एज ए पॉजिटिव एलिमेंट, तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती है तो कम से कम इन मुल्कों की हद तक इलाके में स्टेबिलिटी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पे हमारे साथ शामिल होने। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।